हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग ए इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। फॉर स्टडी अदर चैप्टर ऑल्सो यू हैव टू नो अबाउट दिस केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। ओके, इफ आपको ये नहीं समझ आया तो आगे के बहुत सारे चैप्टर आपको नहीं समझ आने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वी स्टडी व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज अट्रैक्शन which is responsible for holding together the atoms or ions in a molecule. ओके, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स और आयन है उनको टुगेदर रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए जो अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल वाटर में आपको पता है 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 क्या है? ऑक्सीजन एटम है। ओके, तो इन तीनों को आपस में किसने कनेक्ट करके रखना है? किस चीज़ की वजह से अट्रैक्ट होकर रखे हैं? केमिकल बॉन्ड की वजह से। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, सेकंड हमारे क्वेश्चन आता है दिमाग में, वाई एलिमेंट विल फॉर्म और वाई एटम्स विल फॉर्म केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं एटम्स? फर्स्ट रीजन है स्टेबिलिटी। फर्स्ट रीजन क्या है? टू अटेन द स्टेबिलिटी। वी नो दैट मोलिकुलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम्स। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए फर्स्ट क्या होता है, क्या बॉन्ड होता है हमारा? केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हमारा कोई एटम ए है, ये एक दूसरे एटम ए से कंबाइन होकर किस में चेंज हो जाएगा? A2 में। ओके, सेकेंड रीजन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जब ए और ए कंबाइन होगा, जब A2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये एटम और ये एटम कंबाइन होकर केमिकल बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर क्या बना लिया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, एटम अलग अलग भी हो सकते हैं, Na और Cl1 मिलके NaCl बन गए। तो जब भी ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये प्रोसेस ऑलवेज क्या होती है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने से सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। तो हमारी केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि जिस भी चीज़ की एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी हाई है। क्या बोला हमने? लो एनर्जी मीन्स हाई स्टेबिलिटी। जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एटम क्यों कंबाइन हो रहे हैं? एटम क्यों केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं? ताकि उनकी एनर्जी क्या हो जाए? लो हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक। और इफ एनर्जी लो हो जाएगी, इफ एनर्जी लो हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, आप एक चीज़ सोचिए, इफ ये मार्कर मेरे हाथ में है ना, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, mgh। तो ये मार्कर यहाँ से गिर सकता है, अभी अनस्टेबल है। बट इफ़ यही मैं मार्कर को ग्राउंड पे रख दूँ, ठीक है, इफ मैं इस मार्कर को कहाँ पे रख दूँ? ग्राउंड पे रख दूँ, तो वो उसके बाद नीचे नहीं गिर सकता। ठीक है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, तो मतलब ये क्या हो गया था? अनस्टेबल हो गया था। तो आप समझ जाइए कि इफ एनर्जी लो है तो स्टेबिलिटी क्या है आपकी? ज़्यादा है। तो सेकंड हमने पढ़ लिया क्यों बनाते हैं ना। सेकंड, थर्ड की बात करें, हाउ एटम विल फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड बना कैसे रहे? इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों ना, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट सेल में एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए आइदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, या क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। एनी हाउ, कैसे भी करके वो अपना क्या करना चाहते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। जो हमारी आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी कभी वो लोग डुप्लेट भी फॉर्म करते हैं।
ड्यूप्लेट समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या ट्राई करेगा, वो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना जो फर्स्ट सेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को कंप्लीट करता है। तो जरूरी नहीं हर एटम ऑक्टेट बनाए, ठीक है। जो हमारे इनिशियल के एटम्स है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, लिथियम में भी क्या होता है, लिथियम नॉर्मली का कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा 1s2 2s1। तो ये सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट करके Li+ फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या बनता है, आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम डुप्लेट बोलते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। वो आउटर मोस्ट जो हमारी सेल है उसमें ट्राई करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, एक्सेप्ट करके या शेयर करके, एनी हाउ उनका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या बना रहे हैं, हमारा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। अच्छा, तो ऑक्टेट से पहले हमको एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़नी चाहिए। सिंपल सी स्ट्रक्चर आपने क्लास 9 10 में पढ़ी है, तो मैं एकदम बेसिक्स आइडिया देता हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम एटम के सिंबल के साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, वही आउटर में इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, H डॉट। इफ मैं बात करूँ लिथियम की, लिथियम हमने अभी भी देखा 1s2 2s1, मीन्स लिथियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 and 2। सेम बात करते हैं बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2, तो आउटर में सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम के भी, सॉरी लिथियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 2s1, लिथियम के आउटर में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, ओके। फॉर कार्बन की बात करें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 ना, एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। तो आप चेक करिए, फर्स्ट सेल को हमको देखना नहीं, हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, आउटर मोस्ट सेल। सेकंड सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। सेम इफ नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक पेयर बना देंगे। सेम ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहीं भी 6 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ऑक्सीजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी। सेम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन का नंबर था 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 एंड 1 7। तो ये फ्लोरीन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में कि जब भी हम ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो इफ आपको फ्लोरीन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता है तो आप नीचे के कोई भी एलिमेंट से निकाल सकते हो, फ्लोरीन फैमिली की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। मेरे से कोई आयोडीन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछता तो मैं बता देता कि जो फ्लोरीन के वही होगी, बस F की जगह आप I लिख दीजिए। आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वैलेंस ग्रुप में जब भी मूव करते हैं हम लोग तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि ऑक्टेट रूल फॉलो होने वाला है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, डोनेट होगा या शेयर होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा या डोनेट करके बनाएगा या शेयर करके बनाएगा, तो इस टाइप से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स है। तो हम अब पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से पढ़ने हैं हमको इस चैप्टर में, ठीक है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा कि ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो इस टाइप से जब ये अलग अलग प्रोसेस हो रही है तो बॉन्ड भी हमारे अलग अलग बनेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है हमारा, हम वो टाइप पढ़ रहे हैं जो हमको इस बुक में पढ़ना है मेनली, ठीक है, हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है। फर्स्ट है हमारा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हम बेसिक आइडिया डिस्कस करेंगे। आयोनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? आयोनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। बच्चों याद रहेगा किस किस के बीच में बनता है? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। आप बचपन से नमक खा रहे हैं तो आपको याद होगा नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl ना। सॉल्ट खा रहे हैं ना, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। आपको पता है Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट रहते हैं ना। तो ये कौन सा बॉन्ड है? ये हमारा आयनिक बॉन्ड है। आपको पता है मेटल क्या करेगी? मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और नॉन मेटल क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। डोनेट करने से ये बन जाएगा हमारा कैटायन और यह हमारा बन जाएगा एनायन। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज है। बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसका नाम क्या है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे आयनिक बॉन्ड क्या ना। आयनिक बॉन्ड किस वजह से बन रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से।
ठीक है। सेकंड बात करते हैं। सेकंड हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड कौन सा है हमारे पास? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड। किस किस के वजह से बनेगा? नॉर्मली ये नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक तो कार्बन से बिलोंग करेंगे और सेकंड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बिलोंग करने वाला है, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी खाली बेसिक आइडिया ले रहे हैं बच्चों, हमको ये सारे बॉन्ड पढ़ने हैं चैप्टर में, हम एक एक बॉन्ड अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक आइडिया दे रहे हैं खाली। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है बच्चों कि जो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है, बट उस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं वो किसी एक ही एटम से बिलोंग करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ए बॉन्ड बिलोंग फ्रॉम सिंगल एटम। सपोज जो बॉन्ड बनने वाला है वो इलेक्ट्रॉन ओनली ए दे रहा है, ए शेयर कर रहा है किसके साथ? बी के साथ। कोवेलेंट में क्या था? जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें एक कार्बन ने शेयर किया था, एक हाइड्रोजन ने किया था। इफ ए बी के बीच में बनता तो एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है और एक इलेक्ट्रॉन बी का होता है। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक ही एटम से बिलोंग करेंगे, आइदर ए से आइदर बी से। तो आप आई होप समझ गए होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। फोर्थ हमको पढ़ना है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड आपको पता है किसके बीच में होता है? मेटल्स के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ है इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर फोर्स। कुछ फोर्सेस पढ़ने हैं हमको, जिसके अंदर मेनली हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दीजिए आप, ठीक है। देखेंगे हम क्या होता है कुछ दिन के बाद, ठीक है। और दूसरा हमको पढ़ना है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडरवाल बॉन्ड बोल दीजिए। ये एक टाइप से दोनों क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर बॉन्डिंग के अंदर ही बढ़ते हैं, क्योंकि बॉन्ड क्या है एक्चुअली में? बॉन्ड क्या है एक्चुअली में? बॉन्ड नथिंग बट इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड। आज हमको इसके बारे में पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड के बारे में। हाँ तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक आयनिक बॉन्ड। पहले हम एक एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा है, अपने क्लास 9-10 में जैसे आयनिक बॉन्ड को पढ़ा है, हम वैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, NaCl, ठीक है। आपको याद होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था। तो सोडियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। सेम हम बात करते हैं क्लोरीन की ना। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? नियोन की टर्म्स में लिख दे, Na 3s2 3p5। क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सोडियम के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन है? S में 2, P में 5। क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो होने वाला क्या है? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, और क्लोरीन क्या कर लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होंगे? हमने बताया किस किस के बीच में फॉर्म होने वाले हैं? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होने वाले हैं। बट एक और कंडीशन है, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में तो फॉर्म होंगे, बट उन एटम्स के बीच में फॉर्म होंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा होगा। क्या बोला मैंने? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.9। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा होगा तभी आपका क्या बनने वाला है? आयनिक बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। तो हमको पता है मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं सिंपल वाला लिख दूं, जैसे आपने बचपन में क्लास में पढ़ा है 2 8 1 ना। इसका आपने पढ़ा होगा 2 8 7, ऐसे करके पढ़ा होगा। तो सोडियम क्या बन जाएगा आपका? Na+ बन जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8। अब आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ना।
और जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8, और इसने एक एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8। तो क्लोरीन के आउटर में माइनस चार्ज ना, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो ये भी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। और ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, फिजिक्स की एक बात मैं बता देता हूँ कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी हो, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इफ आपसे पूछे कि आयनिक बॉन्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कुछ लोग कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बट जितना आप इस चीज़ को सिंपल समझ रहे हैं, ये प्रोसेस उतनी सिंपल है नहीं। आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि आपके पास एक सोडियम एटम है ना, जो नॉर्मल बच्चा सोचता है, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, आपने बना दिया इसको Na+ ना। एक क्लोरीन लिया ना, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, उसको बना दिया Cl-, और ये Na+ और ये Cl- एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए होंगे ना, और बन गया होगा NaCl। ठीक है, आप इस प्रोसेस को 3 स्टेप में देख रहे हैं, बट एक्चुअली में इसके स्टेप बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जो स्टेप्स हैं उनका नाम है, उनको हम बोलते हैं बॉन्ड हार्बर साइकिल। ठीक है, बॉन्ड हार्बर साइकिल क्या है, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसके जो स्टेप्स है उसको इफ हम सीक्वेंस में लिखें तो उसको हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड हार्बर साइकिल। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, NaCl के लिए। अभी आपने देखा ना NaCl में हमको जैसे नॉर्मली सोचता है तो हमको लग रहा है 3 स्टेप्स है, बट अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कि इसमें टोटल कितने स्टेप्स होने वाले हैं। ठीक है, और फॉर्मेशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या जो रिलीज होने वाली है एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बॉन्ड हार्बर साइकिल, हमको NaCl बनाना है। ठीक है, तो NaCl के लिए हमको चाहिए होगा स्टार्टिंग में सोडियम। सोडियम आपको पता है नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, सोडियम मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। हम इससे जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको हमने बोला था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। याद है, पीरियोडिक टेबल में हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो हमने बोला था एटम क्या होना चाहिए आपका, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैस फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको पता है सोडियम किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो फर्स्ट आप सोडियम को किस फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, गैस फॉर्म में। तो आपने पढ़ा होगा प्रोसेस क्लास 8 9 10 में कहीं तो पढ़ा होगा ना, सॉलिड को गैस में चेंज करने जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ हीट करना पड़ेगा ना, जिससे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। तो इस एंथैल्पी को, इस एनर्जी को हम क्या बोलने वाले हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और हीट हम सप्लाई करेंगे तो ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कैसी होने वाली है, पॉजिटिव। तो अब हमें Na गैस मिल गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारा, Na+ बन जाएगा और साथ में हमको क्या मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। इस टाइम जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, जो हीट रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, उसका नाम क्या है, हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी हमको सप्लाई करनी है तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, देन हमको, अब हमने Na+ तैयार कर लिया, NaCl बनाने के लिए अब हमको Cl चाहिए, Cl भी नहीं Cl- चाहिए ना। तो Cl नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन नेचर में, क्लोरीन गैस की फॉर्म में मिलता है, Cl2 की फॉर्म में मिलता है ना। तो फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, Cl2 लेंगे, बट हमको Cl2 नहीं चाहिए, हमको सिंगल Cl चाहिए। तो हमको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो Cl2 को हमको किस में चेंज करना होगा, 2Cl में। बट फिर मुझे याद है, मुझे 2 क्लोरीन थोड़ी बनानी है, मुझे कितना क्लोरीन चाहिए, एक ही चाहिए। तो मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ Cl2 गिव्स Cl। समझ रहे हैं, जब Cl2 से जो 2Cl बनाना था तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका नाम क्या था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। ठीक है, बट हमको 2 Cl थोड़ी बनाना है, हमको क्या बनाना है, हाफ ही बनाना है इसका। तो हाफ से डिवाइड करिए हर जगह 2 से, तो ये बन गया। और यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ भी हमारा जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी 2 Cl को बनाने के लिए, 1 Cl को बनाने के लिए वो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए।
बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी तो एनर्जी हमको ही लगानी पड़ेगी, बॉन्ड अपने आप थोड़ी टूटने वाला है। तो ये भी क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है, ये गैस थी, ये गैस फॉर्म भी मिला, इसमें कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्लोरीन गैस का आइटम आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे जिससे ये क्या बन जाए, Cl- बन जाए। बना दिया हमने Cl-। ये स्टेप क्या है, यहाँ में इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया। इस एंथैल्पी का नाम याद होगा बच्चों आपको, क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और हमने पढ़ा था 16th एंड 17th ग्रुप के लिए, ये डिटेल में पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने बोला था मेनली हम डिस्कस करेंगे 16 एंड 17 ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली के लिए। और बोला था इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि ये एलिमेंट क्या होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को ये लव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने तरफ। ठीक है, तो हमको नई एनर्जी देनी, इस टाइम ये एनर्जी खुद से रिलीज करेंगे, खुद वर्क डन करने वाले हैं। तो एंथैल्पी कौन सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होने वाली है, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होने वाली है। ठीक है, लास्ट स्टेप, अब हमारे पास Na+ है, Cl- है बच्चों, दोनों को मिलाइए। Na+ Cl- से जब अट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, लैटिस बन जाएगा। लैटिस क्या है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसको हम लैटिस बोलते हैं। ठीक है, जब जो 3 डायमेंशन हमारी जो स्ट्रक्चर बनने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस। ठीक है, ये जो सॉलिड बना NaCl उसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस। ठीक है, Na+ एंड Cl- कैटाइन जब कंबाइन होगा, कैटाइन एनाइन के साथ कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, 3D लैटिस फॉर्म करेगा। लैटिस का मीन्स क्या है, जो 3 डायमेंशन में इनकी स्ट्रक्चर है NaCl की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस। तो क्या लगता है बच्चों आपको, कैटाइन और एनाइन अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, हमको तो इनको क्लोज लाना नहीं पड़ेगा, तो ये खुद से वर्क डन करने वाले हैं, तो इनकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है हमारी, नेगेटिव होती है। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि ये वर्क अपने आप होगा, हम नहीं करने वाले। ओके, देन बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, मतलब NaCl को फॉर्म करने में कौन कौन सी एनर्जी यूज हुई है। तो हमने ये सारे स्टेप्स लिखे हैं, इफ़ हम इन सब स्टेप्स की एनर्जी को ऐड कर दें, एनर्जी पर मोल को जिसको हम एंथैल्पी बोलते हैं, इन सब के स्टेप्स की एंथैल्पी को ऐड कर दें तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट सबसे पहले हमने इसमें क्या दी थी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, देन हमने दी थी इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन क्या हुआ था हमारा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हुई थी ना, और लैटिस एंथैल्पी भी क्या हुई है हमारी, रिलीज हुई है, दोनों क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हम फेवरेबल कंडीशन देखना चाहते हैं आयनिक कंपाउंड की, कि आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, फेवरेबल कंडीशन। तो हमने बोला है कंपाउंड कब बनता है, जब वो स्टेबल बनेगा, और स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी लो होनी चाहिए, एनर्जी लो मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, एब्जॉर्ब कम और रिलीज ज़्यादा होनी चाहिए। जब ये फॉर्म हो रहा है तो इफ़ आपका ΔH नेगेटिव आएगा, डेल्टा जो हमारा फॉर्मेशन है इफ़ ये नेगेटिव आए तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, मीन्स रिलीज होने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी कंपाउंड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम ये बोलेंगे कि जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए। इफ एनर्जी लो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, मीन्स इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड, इजीली कैटाइन फॉर्म हो जाएगा। और इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी ये दोनों कैसी है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। नेगेटिव में हाई होने का मीन्स क्या है कि क्लोरीन या जो भी एनायन होगा ना, जो भी नॉन मेटल होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपने आप क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, एनायन फॉर्म हो जाएगा इजीली कैटायन और एनायन फॉर्म होंगे तो इजीली क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड। और सेम इफ लेटिस एंथैल्पी भी लो है मीन्स लेटिस क्या बन रहा है, इजीली बन रहा है। चलो लेटिस एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, लेटिस एंथैल्पी है क्या। ठीक है, दो तरह से डेफिनेशन बोल सकते हैं। फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, 1 मोल लेटिस को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से फॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है, जब आप इसको फॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटिस एंथैल्पी। बट मैं इसका रिवर्स बोलता हूँ, 1 मोल आयनिक लेटिस को
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटिस एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल आयनिक लेटिस इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, इफ आपके पास मान लो 1 मोल MgCl2 है, इसको आपने ब्रेक कर दिया, इसमें कौन कौन से आयन है, Mg2+ है और 2Cl- आयन है। इफ इसमें ब्रेक कर दिया 1 मोल MgCl2 को, तो जितनी एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होगी, जितनी एनर्जी आपने सप्लाई की उसको ब्रेक करने के लिए, वो आपकी क्या है, लेटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये क्या था हमारा, ये स्टेप्स किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, बोन हावर साइकिल। बोन हावर साइकिल में क्या है, मतलब इसमें हम सारे स्टेप्स पढ़ रहे हैं कि लेटिस कैसे फॉर्म हो रहा है। हमने एग्जांपल के लिए NaCl लिया था, आप MgCl2 ले सकते थे। ठीक है, समझे बात को बच्चों। अब हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ionic compounds are crystalline solid, crystalline solid। crystalline solid का मीन्स क्या है, they have regular geometry, they have regular geometry। ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री समझ रहे हो बच्चों, ये एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, एटम्स जो अरेंज है वो एक फिक्स्ड मैनर में अरेंज है, रैंडमली अरेंज नहीं है। ठीक है, ये फिक्स्ड मैनर में अरेंज होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl का ले लें, मान लो ये Na है हमारा प्लस, इसके पास में Cl है, यहाँ पे Cl है, ये Na के पास में फिर से Cl है, यहाँ भी Cl है, इस Cl के पास Na है ना, इस Cl के पास Na है, यहाँ पे फिर से Na है, यहाँ पे हमारा Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Na है, यहाँ Na है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड अरेंजमेंट होगी। ठीक है, रैंडमली नहीं है। हमने देखा कि जो हमारा कैटायन है या सोडियम जो है उसके चारों तरफ क्या है, क्लोरीन एटम है। ठीक है, या क्लोरीन के चारों तरफ क्या है, सोडियम है, कहीं भी रैंडमली अरेंज नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स नॉर्मली क्या होते हैं, सॉलिड ही होते हैं। वो किस टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग क्या समझते हैं, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने सराउंडिंग एटम्स टच हो रहे हैं वो उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल इफ मैं इस एटम की बात करूं ना, तो इसके चारों तरफ कितने एटम है, 1 2 3 और 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे अकॉर्डिंग क्या है, 4 है। ठीक है, इफ मैंने एक लेयर का सोचा, बट इफ इसके ऊपर भी एक एटम हो, इसके ऊपर भी एक लेयर हो और इसके नीचे भी एक लेयर हो, तो इस एटम के ऊपर भी एक एटम होगा और इसके पीछे भी क्या होगा, एक और एटम होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर किस टाइप की है ना, ज्योमेट्री पे डिपेंड करने वाला है। समझ गए बच्चों। सेकेंड प्रॉपर्टी, आयनिक सॉलिड जो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल समझते हैं बच्चों, कि आप उस पर फोर्स अप्लाई कराएंगे तो वो मेलेबल नहीं है, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी सॉल्ट लीजिए, ठीक है, इफ आपको उस पर कुछ हैमर से मारिएगा तो उसकी शेप शीट्स नहीं बन सकती उसके, वो मेलेबल नहीं है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटल। ओके, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, और क्या है आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वाटर में सोल्यूबल होते हैं मतलब पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। ठीक है, आपने सुना होगा लाइक्स डिजोल्व लाइक, मतलब जो पोलर चीज़ है ना वो किस में सोल्यूबल होगी, पोलर है। पोलर मतलब जहाँ चार्जेज हो, चार्जेस आए, जैसे NaCl में Na पे प्लस है और Cl पे क्या है, माइनस है। वाटर में भी क्या होता है, H+ और OH- होते हैं ना, तो NaCl वाटर में तो सोल्यूबल है, बट नॉन पोलर में क्या होगा, पोलर में सोल्यूबल होगा कौन, NaCl या आयनिक सॉलिड। बट जो नॉन पोलर है, इफ हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो इसमें क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। कैरोसिन में, पेट्रोल में, इन सब में ये चीज़ें सोल्यूबल
नहीं होनी चाहिए। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हमको पता है कि जो आयनिक सॉलिड है ना, इसके अंदर जो कैटायन है और एनायन है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। ठीक है, वो जो बात समझे, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयनिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आपने कभी भी आयनिक बॉन्ड को ऐसे नहीं देखा होगा कि Na और Cl के बीच में एक लाइन बना रखी आपने बॉन्ड डिनोट किया, नहीं, कभी नहीं होगा। क्योंकि जो ये बॉन्ड है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है या जो ऑर्बिटल की शेप है, कोई फिक्स शेप नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में Na पे प्लस है, Cl माइनस, ये अट्रैक्ट होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको याद रखना है आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है बच्चों। ठीक है, चलो, हमने बोला कि जो हमारे आयनिक सॉलिड है वो वाटर में सोल्यूबल होने वाला है। ठीक है, तो हम कंडीशन चेक करते हैं कब वो वाटर में सोल्यूबल होंगे और कब वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इन वाटर। तो जो आपकी सोल्यूबिलिटी है, तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करने वाली है। किस किस के ऊपर, आपकी लैटिस एंथैल्पी के ऊपर, और दूसरी है हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो दोनों को आप अच्छे से समझिए। लैटिस एंथैल्पी क्या है, 1 मोल लेटिस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो आपकी क्या थी, लेटिस एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल, इफ आपके पास NaCl है तो NaCl को आपको ब्रेक करना है कंस्टिट्यूएंट आयन में, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो इस टाइम जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है इसको ब्रेक करने के लिए, ज़रूरत है इसको। ठीक है, इफ इतनी एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटिस एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, जब आप किसी आयनिक सॉलिड को वाटर में डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने NaCl को वाटर में डाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, NaCl में एक कैटायन होगा और एक क्या होने वाला है, आपका एनायन होने वाला है। ठीक है, एक कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा। ये हमारा है आयनिक सॉलिड, यहाँ पे कैटायन बना है, यहाँ पे हमने एनायन बनाया। ठीक है, तो ये कैटायन और एनायन को वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। क्यों सराउंड करेंगे, क्योंकि वाटर में क्या है, वाटर का फॉर्मूला H2O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, सेम ये नेगेटिव है तो इसको कौन सराउंड करने का ट्राई करेगा, इसको हाइड्रोजन सराउंड करने का ट्राई करेंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड को जब वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, जब आयनिक सॉलिड को वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या ट्राई कर रहे हैं, सराउंड करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। वो कुछ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, जब हम लोग 1 मोल आयनिक सॉलिड को पानी में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इफ रिलीज होने वाली एनर्जी, इफ रिलीज होने वाली एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी, इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी लेटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है, मतलब एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। देखिए आप समझिए बात को, NaCl को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए आपको, लेटिस एंथैल्पी। ठीक है, ब्रेक करने के लिए कितनी एंथैल्पी चाहिए, लेटिस एंथैल्पी। और आपकी रिलीज कितनी हो रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। रिलीज कितनी हो रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इफ एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज हो रही है, मान लो हमको एनर्जी चाहिए थी 3 जूल और रिलीज होगी हमारी 5 जूल, तो क्या ये 5 जूल 3 जूल को ब्रेक कर देगी, इजीली कर देगा ना। हमको ज़रूरत थी 3 जूल और यहाँ रिलीज ज़्यादा हुई है, तो आयनिक सॉलिड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इफ़ ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा मतलब वाटर में क्या हो जाएगा, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। तो हम कंडीशन पढ़ लेते बच्चों, इफ़ हमारी लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब एनर्जी ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ये चीज़ क्या होने वाली है,
ये चीज़ नॉन सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है। और ये बट इफ हमारी लेटिस एंथैल्पी कम है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से, मतलब ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए और रिलीज ज़्यादा हो रही है, तो ये चीज़ क्या है हमारी वाटर में, सोल्यूबल है। फॉर एग्जांपल जो हमारा NaCl है ना, उसमें लेटिस एंथैल्पी कम होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो वो क्या होता है, सोल्यूबल है। सेम हमारा इफ हम बात करें CaCO3 की, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, तो इसकी जनरली लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है हाइड्रेशन से, ये नॉर्मली नॉन सोल्यूबल है, ठीक है, या इनसोल्यूबल बोल दीजिए आप, बात समझे बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लेटिस एंथैल्पी क्या है और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।